हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस अड्डा में। फ्रेंड्स, कल हमने आपको सारी डिटेल्स बता दी थी कि हम किस तरह से इंडियन पॉलिटी को लेके आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि पॉलिटी बहुत टफ़ होती है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ऐसा लगना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम चीज़ों को बेसिक लेवल से नहीं जानते होते हैं उस टाइम हमें वो चीज़ बहुत टफ लग रही होती है। फ्रेंड्स, होता क्या है ना, जब हम कोई चीज़ नया नया पढ़ना शुरू करते हैं तो वो हमें बोरिंग लग रही होती है, क्योंकि हमें किताबों में उन चीज़ों को पढ़ने की रटने की आदत पड़ जाती है। और जब हम सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली आते हैं या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए आते हैं तो हमें एक बात हमेशा सिखाई जाती है कि चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही हैं उन्हें भी पढ़ते जाओ, रट जाओ। पर ये कभी नहीं सिखाया जाता कि वो चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं। चीज़ों को अगर इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाए, इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया जाए, उसे एक कहानी के रूप में बताया जाए तो वो चीज़ें मत्थे पे छप जाती हैं। और मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि इंडियन पॉलिटी को मैं आपके मत्थे पे छाप दूँगी। ये क्लासेस बहुत लंबी नहीं होंगी, क्योंकि इंडियन पॉलिटी बहुत हम डीप में जाके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद भी जितने सिलेबस में होते हैं वनडे एग्ज़ाम्स के या फिर स्टेट लेवल पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में जो होते हैं, उस सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यहाँ 30 या 35 क्लासेस होंगी। उन 30 या 35 क्लासेस के लिए मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन क्लासेस को पूरा देखें और कॉपी और पेन लेकर ही बैठें। सबसे पहला फॉर्मूला किसी भी चीज़ को याद रखने का यही होता है कि जिस समय आप उसे पहली बार पढ़ रहे होते हैं उस टाइम आपका माइंड एक्टिवेट होता है। जब हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ के दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड को ऑलरेडी लग रहा होता है कि वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं और वो थोड़ा लापरवाह हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप जब पहली बार इसे लेके बैठें, वीडियो चलता रहे, उस टाइम आपके हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए और इस वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। और जो भी फैक्ट्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं, जो भी चीज़ें निकल रही हैं, उन्हें प्लीज़ रामकथा की तरह ना सुने। रामकथा की तरह एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन हाथ आपके चलते रहने चाहिए, चीज़ों को आप नोट करते रहिए। तो चलिए, यहाँ वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी पॉलिटी को फिनिश करना है। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैं सिर्फ पॉलिटी नहीं, मैं जीएस के और पोर्शंस भी आपको लेके आऊँगी एक एक करके। फ़िलहाल के लिए मैंने अभी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को ही शुरू किया है, तो आप अभी इसे एंजॉय करें। इसके साथ साथ और चीज़ें आती रहेंगी, और इसके साथ मैं आपको मॉक टेस्ट भी कराऊँगी। जहाँ ट्रिक्स की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको ट्रिक्स भी दूँगी। टाइम टाइम पर सरप्राइज़ टेस्ट भी होते रहेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप देखते रहिएगा। और बहुत जल्द आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से पॉलिटी एक है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जब हम संविधान की बात करते हैं, आपको पता है हमारे भारत का एक संविधान है, वह संविधान जिसे हम सब फॉलो करते हैं। तो आप कभी सोचते हैं कि आखिर ये संविधान है क्या? फ्रेंड्स, जब हम संविधान की बात करते हैं तो ये चीज़ जानते रहिए आप कि संविधान कुछ और नहीं है, एक किताब है। कैसी किताब? जैसे एक रूल बुक होती है। जब आप कॉलेजेस में पढ़ते थे, आप एक नॉर्मल तरीके से समझिए कि जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, छोटे क्लासेस में कॉलेज में बोलूँगी तो अभी आप कॉलेज के बारे में सोचने लगेंगे कि कॉलेज में तो हमें कोई रूल बुक ही नहीं मिली थी, हम अपने हिसाब से रहा करते थे। नहीं, तो कॉलेज में नहीं, कॉलेज में तो आप ही आप होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपको कुछ बोल दे। फ़िलहाल स्कूल में, जहाँ मैम और सर लोगों का खौफ होता है। तो जिस समय आप स्कूल में पढ़ते थे, आपको एक डायरी मिलती थी। फ्रेंड्स, उस डायरी में लिखा होता था कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होनी हैं। सारे रूल रेगुलेशन समझाए जाते थे और स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करने को कहा जाता था। तो बस वही बात है, संविधान भी एक रूल बुक है,
एक लॉ के लिए और जो भी हमारे देश में लॉज चलते हैं, जो लॉ हैं हमारे लिए, जो रूल और रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं, उसकी एक किताब है जो हमें ये बताती है कि हमें उसी के अनुसार चलना है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। तो एक लाइन में अगर आप देखेंगे, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आप देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि संविधान एक दस्तावेज है। एक दस्तावेज, दस्तावेज क्या होता है? दस्तावेज, ये देख रहे हैं आप, ये किताब बनी हुई है। एक दस्तावेज होता है जो किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है। शासन मतलब जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारा संविधान हो, चाहे ऐसी कोई भी शक्ति जो हम सबके ऊपर है, जो देश के ऊपर है, तो वो कौन है? अभी फ़िलहाल तो संविधान ही होता है। ऐसा हमें संविधान के ही अनुसार चलना होता है। तो ये शासन को, सरकार को हमारी वैधता प्रदान करता है जब तक कि वह उसके अनुसार काम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ मैं आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि जब हम शासन की बात करते हैं तो हमारे शासन के 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि हमारे शासन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। फ्रेंड्स, इनका मतलब क्या होता है? विधायिका वो होती है जो विधान या कानून बनाती है। कुछ लोग जो हमारी संसद में बैठे हुए हैं ना, वो लॉज़ को बनाते हैं। किसी भी लॉ को बनाने के लिए वो वहाँ बैठ के वो लॉज़ को बनाते हैं। जब वहाँ वो लॉज़ बन जाते हैं, जब वो लॉज़ वहाँ बन जाते हैं तो वहाँ से वो लॉज़ को कार्यपालिका को दिया जाता है, क्योंकि कार्यपालिका क्या करती है? उसे एग्जीक्यूट करने का काम करती है। एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। और फिर उसके बाद वो आता है न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका क्या करती है फ्रेंड्स? न्यायपालिका का काम होता है उन्हें फॉलो करवाना। ठीक है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करवाना न्यायपालिका का काम होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, जब हमने ये बात की कि एक दस्तावेज है जो किसी भी शासन को वैधता प्रदान करता है जब तक कि वह उसके अनुसार काम करता है। ये रूल तो है, उसके अनुसार काम करने का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि जब तक आप संविधान के अनुसार चलते हैं तब तक तो ठीक है। जहाँ आप उससे बाहर जाते हैं वहाँ न्यायपालिका उसकी रक्षा करेगी। उसे बाहर, किसी भी पर्सन को, किसी भी राज्य को संविधान से बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बताते हुए मुझे बड़ा मज़ा आएगा और आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। आपने एक चीज़ नोटिस की थी, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बहुत बार हमें सुनने में आता है कि जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो आते थे तो हमें बहुत तंग करते थे, हमारे यहाँ के लोगों को बहुत परेशान किया करते थे, हमारे यहाँ दुनिया भर के कर लगाते थे, दुनिया भर की भुखमरी पड़ी हुई थी चारों तरफ। लेकिन यही औपनिवेशिक शक्तियाँ जो इनकी, और जो जहाँ जहाँ इनके उपनिवेश थे, जैसे अमेरिका हो गया या जहाँ जहाँ भी थे, वहाँ इनका शासन बहुत अच्छा चल रहा था। कभी आपने सोचा है कि ये इंडिया में ऐसा कर रहे थे, वहाँ अच्छा कर रहे थे, अमेरिका वगैरह में? तो फिर हमें इनसे कुछ तो सीखना चाहिए ना। इसका मतलब इनमें ऐसा तो नहीं है कि इन्हें शासन चलाना नहीं आता था। अगर इन्हें शासन चलाना नहीं आता तो जो समस्याएं हमें हुई वो इनके और जो उपनिवेश थे वहाँ भी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो परेशानियाँ सिर्फ हमें हुई, इन्हें नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर इन्हें शासन करना आता था तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ी। तो हमने देखा कि इनके यहाँ जो इनके और उपनिवेश थे या फिर इनका अपना जो एरिया था ब्रिटेन वगैरह में, इन्होंने लोगों के बीच में बहुत समानता रख रखी थी और इनका समाज भी बहुत प्रगतिशील था, ये बहुत उन्नति कर रहे थे, जबकि हम धीरे धीरे अवनति की तरफ जा रहे थे। हम नीचे जा रहे थे, ये ऊपर जा रहे थे। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपना एक संविधान बनाएं,
जब एक हमारा संविधान होगा तो हम अपने संविधान में अपने कानून बनाएंगे, इनसे अच्छी चीज़ें हम भी सीखेंगे और जो इनकी बुरी चीज़ें हैं वो हम अपने यहाँ लागू ही नहीं होने देंगे। लेकिन ये हो कब पाएगा? हो तभी पाएगा जब हमारा अपना संविधान हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें संविधान की ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो देखते हैं कि संविधान की मांग की पृष्ठभूमि क्या थी। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इसमें हम एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे। हाँ, देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, ये सबसे पहले ये जानिए कि संविधान की जो मांग हुई थी ना, उसके पीछे कुछ कारण थे, क्यों हम अचानक संविधान की मांग। इतने समय से तो हम चले आ रहे थे ऐसे ही उन्हीं के हिसाब से, कितने मतलब इतने सालों तक उन्होंने हम पे राज किया और हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने चूँ तक नहीं किया उन्हें। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमने संविधान की मांग शुरू कर दी। हुआ क्या था फ्रेंड्स, आपको पता होगा 1757 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, 1757 की ये जो प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, मतलब कुल मिला के ऐसी चीज़ें जिनके थ्रू हमारे जो राजे महाराजे थे उनकी चीज़ों को हड़प लिया गया, उनकी रियासतों को ले लिया गया, फिर अकाल आई, भुखमरी आई, इतना कुछ हुआ, 1857 की क्रांति हुई। इन सब के बाद ना धीरे धीरे अंग्रेज़ों के मन में ये आने लगा था कि यहाँ के लोग अब धीरे धीरे उग्र हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 1885 में इन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना, अब ये एग्जैक्ट फ्रेंड बिल्कुल ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि इसमें थोड़े मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेज़ों ने जानबूझ के ये स्थापना करवाई थी भारतीयों को कंट्रोल में लाने के लिए, और कुछ लोगों का कहना है, आपको पता होगा कि 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी इसे किया था ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम, ये ए.ओ. ह्यूम जो थे इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। इन्होंने 28 दिसंबर को, फ्रेंड्स ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको काम आएंगी। 28 दिसंबर को गोकुलदास तेजपाल, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, आप नोट कर लीजिए, गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय है मुंबई में, बॉम्बे उस टाइम हुआ करता था, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय था। तो वहाँ पे जो है यहाँ इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, और कांग्रेस की स्थापना करने के बाद पहला अधिवेशन वहाँ हुआ। फ्रेंड्स, उस अधिवेशन के बारे में भी अगर हम बात करते हैं, ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ उसके बारे में, वो उसके एडिशनल फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में धड़ाधड़ आते रहते हैं, तो इसलिए आप उन्हें इग्नोर ना करें, उन चीज़ों को नोट करते चलें। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ए.ओ. ह्यूम थे, ये ब्रिटिशर थे, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। 28 दिसंबर को कांग्रेस 1885 में स्थापित कर दी गई। इसके पीछे रीज़न ये था कि ए.ओ. ह्यूम चाहते थे कि कांग्रेस के नाम पर एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जिसके द्वारा हमारे यहाँ की जो जनता उग्र हो रही थी, जो नेता थे जो ये नाराज़गी दिखा रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स की नीतियों से खुश नहीं हैं, उन्हें एक मंच दिया जाए कि आप उस मंच पे आइए और उस मंच पे बैठकर बातें कीजिए, आपको जो परेशानियां हैं वो हमें बताइए, और बीच में कुछ मीडिएटर्स होते हैं, उनके थ्रू वो बातें ब्रिटिशर्स तक पहुंचाई जाएंगी, फिर उनसे जो संशोधन होते हैं वो आप तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे आपके बीच में उनके बीच में कम्युनिकेशन जो होगा, जो वार्ता होगी वो बढ़ेगी और आपकी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन निकलेगा। तो लोगों को भी अच्छा लगा कि अच्छी बात है। एक हमारे यहाँ के लोगों में एक चीज़ बहुत मानता हमेशा से फ्रेंड्स रही है आपको पता होगा कि हम बहुत जल्दी मान जाते हैं। हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं ना, ये जो अतिथि देवो भव वाला जो हमारे यहाँ चलता है सिस्टम ना, हमेशा से हमें डुबाया है, और इस समय भी यही हुआ था। बाहर का पर्सन आता है, वो हमारे यहाँ राज करके चला जाता है और हम ही से बताता है कि हम आपको एक मंच दे रहे हैं जहाँ आप अपनी समस्याएं लेकर आएंगे, और हम खुश हो गए। हमने उस कांग्रेस को, इसकी स्थापना के बाद हमारे यहाँ के जो नरम दिल वाले, जो बड़े दिल वाले थे, वो मान जाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमें मंजूर है, हम वहाँ पे अपनी बातें करेंगे। बाद में जब बाल गंगाधर तिलक आएंगे तब आपको मज़ा आएगा, फिर वो थोड़ा गर्मी आएगी माहौल में। अभी तो फ़िलहाल बड़े अच्छे दिल वाले लोग हैं वहाँ पे, तो सब अच्छा ही अच्छा चल रहा था। तो गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय था बॉम्बे में, वहाँ पे इसका पहला अधिवेशन होता है
WC बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। सचिव थे A.O. ह्यूम, जिन्होंने स्थापना की थी। कभी कभी ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स पूछ देता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, 4 जन का नाम दे देगा, तो जानते रहिए। और पूछता है कभी कभी कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो बहुत से लोग टिक लगा के चले आते हैं A.O. ह्यूम। तो ध्यान रखिएगा, A.O. ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे कांग्रेस के, वो सिर्फ सचिव थे। अध्यक्ष तो सिर्फ WC बनर्जी थे, विमर्शन बनर्जी, वो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे 1885 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो हुआ क्या था कि संविधान की मांग की सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से होती है कि 1885 में जो है कांग्रेस बन चुकी थी। कांग्रेस के बनने के बाद होता क्या है, 1929, फ्रेंड्स यहाँ आप नोट करिए, ध्यान रखिएगा कि 1929 के आते आते स्थानीय स्वायत्तता की मांग बढ़ गई। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको नोट करनी है। पहली ये कि स्थानीय स्वायत्तता होती क्या है। फ्रेंड्स, स्थानीय स्वायत्तता का मतलब होता है, देखिए यहाँ लिखा है ना, लोकल ऑटोनॉमस गवर्नमेंट और डोमिनियन स्टेटस। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग से ही समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। स्थानीय स्वायत्तता, स्थानीय स्वायत्तता का मतलब स्थान के लेवल पर स्वायत्तता होना, यानी अधिकार होना। हुआ क्या कि जब फ्रेंड्स विधानसभाओं में आपको पता है कि जब भारतीयों को एंट्री मिल गई थी तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने हमारी ही विधानसभा में हमारी ही चीज़ों के लिए 2 तरह के विषय रखे थे। एक इन्होंने रखा था, 2 तरह के विषय रखे, एक इनका था रिजर्व्ड कैटेगरी का विषय था, यानी आरक्षित विषय, और दूसरा ट्रांसफरेबल था, यानी कि हस्तांतरित विषय। इन्होंने क्या किया कि जो हस्तांतरित विषय थे वो इन्होंने दिए भारतीयों को, और आरक्षित विषय इन्होंने खुद रख लिए अपने पास। हुआ क्या कि जो आरक्षित विषय थे इसमें सारे ऐसे विषय थे जिनके द्वारा पैसे आते थे। जैसे कौन सी चीज़ों के द्वारा पैसे आते हैं, कर हो गया, वित्त विभाग हो गया, पुलिस हो गया, न्याय व्यवस्था हो गई, ये सारा रख लिया, ये सारा रख लिया इन्होंने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने। अब बचा इनकी बात, ये ट्रांसफरेबल यानी हस्तांतरित विषय थे, ये इन्होंने दे दिए इंडियंस को। अब इसमें भी जानना चाहिए हमें कि इसमें क्या था, तो आपको बता दें इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें था सड़क, नाला, कुआं, तालाब, शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, कुल मिला के बस ऐसी चीज़ें जिनके द्वारा पैसे खर्च होते हैं, ना कि आते हैं। यानी चालाकी देखिए इनकी, स्थानीय स्वायत्तता के नाम पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमारे लोगों ने क्या कहा कि आप हमें स्थान के लेवल पे, मतलब हमारे एरिया के लेवल पे वो चीज़ें हमें दे दो। केंद्र में आप करो, मज़े करो, केंद्र में कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में सेंटर में आप रहो, लेकिन जो स्थान लेवल पे है, प्रांत लेवल पे है, वो उसकी स्वायत्तता आप दोनों विषयों की हमें दे दो। अब आप मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, क्या आप कोई भी अपनी चीज़, आपको कहीं से बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा है, आपको अचानक से कह दिया जाए कि आप उसका आधी हिस्सेदारी उठा के किसी को दे दो, मेहनत करते रहो, आप मानोगे? नहीं मानोगे। बस यही हुआ। जब अंग्रेज़ों को प्रांतों से और केंद्र से, दोनों से चीज़ें मिल रही हैं, तो वो क्यों करें, उन्होंने मना कर दिया। बस यही खतरा हुआ 1929 में। 1929 के आते आते हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले थे ये भड़क गए। इन्होंने कहा अब तो नहीं हो पाएगा। क्या होगा फिर, अब यहाँ चाहिए हमें डोमिनियन स्टेटस, यानी स्थानीय स्वायत्तता। अब तो चाहिए, नहीं दोगे तो सीधी सी बात है, थक कर हमने क्या किया, हमने कह दिया साफ साफ इनसे कि हम 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे।
फ्रेंड्स ये चीज़ें आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछ देता है एग्ज़ाम में कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया ज़रूर था 26 जनवरी 1930 को, लेकिन पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा हमने कब की थी? घोषणा हमने कर दी थी जब, आपको याद है, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उसकी अध्यक्षता की थी तो उसी टाइम 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि रात के 12 बजे इन्होंने तिरंगा फहराया था, और तिरंगा फहरा कर उसी वक्त ये घोषणा कर दी कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। मतलब इस दिन जब 31 दिसंबर की रात ये घोषणा होती है, इस दिन से अंग्रेज़ों को ये समझ में आने लगा कि अब तो नहीं होगा बाबा, अब तो ये चुप होने वाले नहीं हैं, अब इंडियंस को संभालना मुश्किल है। तो इन्होंने क्या किया, इंडियंस ने उस दिन घोषणा कर दी। अब घोषणा करने के बाद आप देखिएगा, बड़ा मज़ा आपको ये आएगा कि जिस दिन की पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा हुई, उस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया था कि अब हम फ्यूचर में अपने सारे स्वाधीनता दिवस इसी डेट को मनाएंगे। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि लेकिन हम तो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि चूँकि हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन चूँकि जो हमने लाहौर अधिवेशन की 31 दिसंबर 1929 को हमने ये घोषणा की थी ना कि 30 जनवरी 1930 से हम अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे और स्वाधीनता दिवस उसी दिन से मनाना शुरू करेंगे, उस दिन को यादगार बनाने के लिए ही हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान पूरी तरह लागू किया। आपको अगर ध्यान हो तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें नीचे की लाइन में आप पढ़ते होंगे कि हमारा संविधान अंगीकृत आत्मार्पित, ये सब तो हो ही गया था ना 26 नवंबर 1949 को। फिर सोचिए 26 नवंबर 1949 को अगर हमारा संविधान तैयार था तो फिर लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को? और क्या फ़र्क पड़ जाना था नवंबर और 50 में? कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। हमने 4 प्रावधान और 15 आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया, क्योंकि उस दिन वो तैयार हो चुका था। लेकिन हमने बाकी के आर्टिकल्स को रोक रखा था सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें ये दिन जो था ना 26 जनवरी 1930 का दिन, हमें इसे यादगार बनाना था। क्योंकि पहले हमने इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी, और अब जब स्वाधीनता दिवस हम नहीं मना रहे थे उस दिन को, हमारा स्वाधीनता दिवस दूसरे डेट पर हो चुका था, तो क्यों ना हम 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस मना लें। तो बस उस दिन हमने गणतंत्र दिवस मना लिया। हो गया फ्रेंड्स, इसे अब समाप्त कर दूं अगर, तो आप सीधा सा देखिए कि पृष्ठभूमि में क्या हुआ है कि 1885 में कांग्रेस बनती है। कांग्रेस के बनने के बाद तब तक लोगों ने कभी भी जो है, हमें कभी कोई आज़ादी नहीं चाहिए थी। अचानक से 1929 के आते आते इन्होंने स्थानीय स्वायत्तता की मांग कर दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों ने, और उसके बाद जब उस स्थानीय स्वायत्तता देने से ठुकरा दिया अंग्रेज़ों ने, तो फिर हम आ गए पूर्ण स्वराज दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं संविधान के निर्माण की। फ्रेंड्स, संविधान के निर्माण की जब बात करेंगे तो यहाँ एक चीज़ देखिए कि संविधान का निर्माण अचानक तो नहीं हो गया होगा, उसके पीछे कुछ बीच में कारण हुए होंगे। ऐसा क्या हो गया कि हम इतनी बुरी तरह नाराज़ हो गए, हम इतना वो कर गए कि अब तो हमें हमारा संविधान चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्या हो गया था? कभी माइंड में लाइए, आप कोशिश करिए। फ्रेंड्स, हुआ क्या था ना, अगर आपको पता हो तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये हुए 1939 में। कब तक चला था? 45 तक, 1939 से 45 तक चला था। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था। ये बीच में क्वेश्चंस देती रहूँगी और प्लीज़ इन्हें मजाक में मत लीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना फ्रेंड्स
कि मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में से कभी कभी दे देता है एग्ज़ाम में ना, तो हम आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन दे रही हूँ तो प्लीज़ 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 आप उसका रिप्लाई करें, अगर आपको आता हो तो। अगर नहीं आता है तो आप उसे सर्च करके देख कर ही रिप्लाई करें, एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन तो तैयार होगा। चलिए, तो मैं कह रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। फ्रेंड्स अब सुनिए, अब चुपचाप आप बैठ के बस कहानी सुनिए, और बीच बीच में जहाँ कुछ नोट करने लायक चीज़ें होंगी उसे नोट करते जाइएगा, मैं बताती जाऊँगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है शुरू। फ्रेंड्स आपको पता होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ना, तो यहाँ हमारे यहाँ आपको पता है कि 1930 से हमने पूर्ण स्वराज की मांग तो शुरू कर ही दी थी 1929 से। अब जब पूर्ण स्वराज की मांग स्टार्ट हो गई थी तो जाहिर सी बात है कि हमें तो खलबली थी कि हमें अब तो स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो हम तो चाह ही रहे थे कि कुछ ऐसा हो कि अंग्रेज़ों के साथ कुछ गलत हो और हम उसका फ़ायदा उठाएं। हो भी वही गया। हुआ क्या कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, अब अंग्रेज़ों को पड़ी हमारी ज़रूरत। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एंटी पार्टी जो थी उनकी, जिनसे उनका युद्ध चल रहा था, उनसे उन्होंने कह दिया भारत हमारे साथ है। जाहिर सी बात है हम पर वो राज कर रहे थे तो कह सकते हैं। अब आप अगर किसी पर राज कर रहे हैं, आप किसी के मालिक हैं, तो कभी कभी भावनाओं में बह जाता है आदमी, है ना। भावनाओं में बह कर इन्होंने कह दिया। लेकिन हमारे यहाँ वाले भी इतने शरीफ नहीं थे। हमारे वालों ने कहा हम तो साथ है ही नहीं, तुमने कह कैसे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। बस यही होता है दोनों के बीच में गलतफहमी की शुरुआत। इन्होंने कहा कि भारत हमारे साथ है, भारतीयों ने कहा हम आपके साथ नहीं हैं, आप इतनी गलतफहमी में ना रहें, आप हमारे यहाँ राज जरूर कर रहे हैं पर हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन उसी गुस्से को दिखाने के लिए हमारे आईएनसी के जो इंटरनेशनल कांग्रेस के जो सदस्य थे, उनकी जो 8 प्रांतों में जहाँ जहाँ उनका बहुमत था ना, वहाँ से उन्होंने दे दिया इस्तीफ़ा। हमारा ये पुराना है कि जब हम नाराज़ होते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ, आप देखेंगे अभी उधर इतिहास में भी आपने देखा होगा कि नाराज़गी में जलियांवाला बाग कांड हुआ और रॉलेट एक्ट हुआ, ये सब हुआ, तो पदवियाँ त्याग रहे थे हमारे यहाँ वाले। तो ये हम करते रहते हैं। हमें हमारे संविधान की ये खूबसूरती है कि हमें संविधान में ही कहा गया है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना है। तो ये वाकई हमें संविधान की खूबसूरती है कि हम हिंसा में ना आकर हम बहुत अच्छे तरीके से, उसे शांत तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं। वही किया उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों ने। उन्होंने कहा हम आपके साथ नहीं थे, आपने हमारा नाम क्यों ले लिया। चलिए ठीक है, अब हम नाराज़ हो गए हैं, अब हम देते हैं इस्तीफ़ा। इन्होंने पूरे के पूरे 8 प्रांत जो इनके थे, 8 प्रांतों से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, चलो इस्तीफ़ा दे दिया, आगे क्या होगा। इस्तीफ़ा देते ही देखिए क्या होता है कि फिर ये देखिए मुक्ति दिवस। अब ये कौन मना रहा है, इसको भी समझिए। इनका अलग ही हिसाब किताब हुआ करता था। ये मना रहे थे मुस्लिम लीग वाले। मुस्लिम लीग का क्या था, इनको शुरू से ही इनका अलग ही हिसाब किताब था। इन्हें चाहिए था सेपरेट पाकिस्तान। ठीक है, सेपरेट पाकिस्तान की मांग इनकी। दोनों के दो चीज़ें आपको बहुत मज़ा देने वाली हैं इसमें। एक तो मुस्लिम लीग हर बार पाकिस्तान की मांग कर रही है, दूसरा हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, ये बेचारे लगातार फुल टाइम जो है मांग करेंगे कि हमें हमारा संविधान चाहिए। ये दो अपनी ज़िद पे अड़े रहेंगे और अंग्रेज़ अपनी ज़िद पे अड़े हैं। इन्हीं के बीच में सारी कहानी है। तो अब देखिए क्या होगा। मुस्लिम लीग आती है। जिस दिन कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस दिन इस्तीफ़ा दिया, उसी दिन सेम डेट मतलब 22 दिसंबर को ही इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। और 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने मना लिया मुक्ति दिवस, क्योंकि पृथक पाकिस्तान मिलने में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बीच में आ रही थी। हम नहीं चाह रहे थे कि पृथक पाकिस्तान हो। हमारे भारत वाले बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिमों के बीच में हमें भिड़ाया जाए। लेकिन चूँकि अंग्रेज़ बीच में भिड़ा के ही कुछ कर सकते थे, इसलिए वो भिड़ाने का काम कर रहे थे। और मुस्लिम लीग वाले उनकी बातों में आ गए और उन्होंने पृथक पाकिस्तान के लिए ज़िद पकड़ ली थी।
बस जैसे ही यहाँ कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दिया वैसे ही मुक्ति दिवस मनाते हुए मुस्लिम लीग वाले खुश हो लिए। इनको लगा कि चलो कम से कम एक बीच का बैरियर तो ख़त्म हुआ। ठीक है, आगे क्या होता है फिर देखिए। उन्होंने मना लिया सो मना लिया, कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों नाराज़ हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग को पृथक पाकिस्तान नहीं दे रहे हैं अंग्रेज, और कांग्रेस को पृथक संविधान सभा नहीं दे रहे हैं, संविधान बनाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। नाराज़गी तो रहेगी ही। अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्या करें, उन्होंने भेज दिया 8 अगस्त 1940, डेट नोट कर लीजिएगा, 8 अगस्त 1940 को अंग्रेज़ों ने भेजा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ना ये लिखावट सही नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है शायद, तो कोई नहीं, आप चीज़ों को समझते रहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात है आपको कंटेंट जो मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है और उन्हें आप नोट करते रहिए। ठीक है, तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भेजा जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। अब बस अगस्त प्रस्ताव आया, आकर उन्होंने मुस्लिम लीग से पूछा, बताओ क्या चाहिए, क्यों ज़िद कर रहे हो, क्यों नहीं हमारा वर्ल्ड वॉर में साथ दे रहे हो। मुस्लिम लीग बोला पाकिस्तान दोगे, बोले नहीं, बोले फिर हटो, साइड हटो, कोई बात नहीं। कांग्रेस के पास पहुँचे अगस्त प्रस्ताव लेकर, वहाँ पूछा बताओ क्या प्रॉब्लम है, 2 साथ हमारा युद्ध में, बोलते हैं पूर्ण स्वराज दोगे, बोलते ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बोले चलो हटो, साइड हटो, फिर कैसा युद्ध, काहे का युद्ध, हमें नहीं पता, निकल जाओ यहाँ से। बस हुआ क्या, अगस्त प्रस्ताव हो गया फेल। फ्रेंड देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये चीज़ें पूछा जाएगा कि कई सारे प्रस्ताव आएंगे, उन सारे प्रस्तावों के बारे में आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा सक्सेसफुल रहा था। तो यहाँ ये नोटिस करिएगा कि अगस्त प्रस्ताव आया तो ज़रूर था, पर ये सफल नहीं रहा, ये फेल हो गया, ये नहीं हो पाया था। और जब अगस्त प्रस्ताव फेल होता है, इधर अगस्त प्रस्ताव फेल हुआ, उधर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह। फ्रेंड्स आप वर्ड्स आप लिख लो, मैं डेट्स वगैरह डाल देती हूँ इस पर। ये हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। अच्छा एक चीज़ और, कहाँ से शुरू किया गया था ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था, पवनार आश्रम। ठीक है, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। इसमें 2 फैक्ट आपको और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ये क्वेश्चन ज़रूर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप जब इस पॉइंट पे आते हैं तो इस पॉइंट से आपको कुछ खास चीज़ें आएंगी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। शुरू कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू होता है। 2 व्यक्तिगत सत्याग्रही। अच्छा किसने इनको व्यक्तिगत सत्याग्रही का मतलब मनोनीत किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने इन्हें मनोनीत किया था। विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही, और उसके बाद फिर विनोबा भावे के बाद फिर 1941 में इसका दूसरा चरण शुरू होता है, तो उसको जवाहरलाल नेहरू को मनोनीत किया गया था। ठीक है, हो गया, इतनी चीज़ें कंफर्म होगी। इन्हें अगर सम अप करूँ आपको, तो मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा नाम झोंक दिया गया कि हाँ भारतीय हमारे साथ हैं। भारतीय नाराज़ हो गए, नाराज़ होकर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देते ही मुक्ति दिवस मनाने लगे कांग्रेस, मुस्लिम लीग वाले। ये खुश हो गए कि चलो अब वो हटे, तो अब हमारा पाकिस्तान मिलने का थोड़ी पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ गई है।
तो फिर उधर से उन लोगों ने अगस्त प्रस्ताव भेजा दोनों को समझाने के लिए, तो मुस्लिम लीग को समझाने पहुँचे, वो पाकिस्तान की ज़िद पे थे, तो वहाँ कैंसिल हो गया। फिर कांग्रेस के पास पहुँचते हैं अगस्त प्रस्ताव वाले, तो वहाँ कांग्रेस कहती है कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, वहाँ से विफल हो गया। कुल मिला के अगस्त प्रस्ताव हो गया फेल। फिर अगस्त प्रस्ताव फेल होने के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कर देती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाता है महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 को। नेक्स्ट, हाँ, ये वही उसी स्लाइड का फ्रेंड्स, मतलब सेम चीज़ है, उसी के अगले पॉइंट्स है। देखिए अब हम बात करेंगे, अगस्त प्रस्ताव तो फेल हो गया, अब अगला प्रस्ताव आएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की जब हम बात करेंगे ना, तो अभी आपको बड़ा मज़ा आएगा ये जान के कि ये पहली बार ऐसा हुआ था क्रिप्स मिशन के टाइम पे, जब अंग्रेज़ों ने ये मान लिया कि आपको संविधान का निर्माण करने दिया जाएगा और आप ही करेंगे, मतलब भारतीयों के द्वारा ही संविधान का निर्माण होगा। कब होगा? युद्ध के बाद। बस इतने शरीफ तो ये कभी थे ही नहीं कि इन पे भरोसा किया जा सके। गांधी जी के कान खड़े हो गए। गांधी जी ने इसी बात पे कहा था इसे कि पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ये एक ऐसा चेक है जो कभी क्लियर ही नहीं होने वाला है, क्योंकि युद्ध बीत जाएगा और आप अपने उसी रास्ते पे वापस आ जाएंगे। क्योंकि हम तो आपको जानते हैं ना, आप आए तो यहाँ काली मिर्च खरीदने थे ना, क्या रहे हैं आप? तो बस यहीं से आती है इनके बीच में नाराज़गी। क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन ने आके बहुत समझाया, जाके मुस्लिम लीग से पूछा बताइए क्या चाहिए, आप मानेंगे अगर संविधान का निर्माण करने की हम परमिशन देते हैं तो? मुस्लिम लीग फिर वही, कैसा संविधान, कैसी संविधान सभा, मुझे तो पाकिस्तान चाहिए। चलो हटो, तुमसे तो बात ही नहीं करनी, हटा दिया इन्होंने मुस्लिम लीग को। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछा, गांधी जी बोले पोस्ट डेटेड चेक पे हमें भरोसा नहीं है, चलो हटो, तुम हटो, फिर से हटा दिया गया। कुल मिला के क्रिप्स मिशन हो गया फेल। ठीक है, अब देखिए 2 मिशन फेल हो चुके हैं। उधर आपका, यहाँ आपका फेल हुआ आपका अगस्त प्रस्ताव, पहले आपका अगस्त प्रस्ताव फेल हुआ और उसके बाद आपका फेल हो गया क्रिप्स मिशन। अब अगली बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन की। ये भारत छोड़ो आंदोलन में क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि सबसे पहले जब क्रिप्स मिशन फेल होता है तो उस टाइम क्या हो रहा था कि क्रिप्स मिशन जब 1942 में था, तो 42 के समय हमने नोटिस किया, मतलब हमारे इंडियंस ने नोटिस किया कि उधर जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला जावा सुमात्रा वाला एरिया था ना, वहाँ से अंग्रेज़ वापस जा रहे थे। और जब वो वापस जा रहे थे तो वो भी उनका उपनिवेश एरिया था, तो वहाँ पे वो उन्होंने काफ़ी टाइम राज किया। जब उन्हें लगा कि अब यहाँ राज नहीं हो पा रहा है तो वो वहाँ से वापस निकलने लगे। जब वो वापस जाने लगे ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले वहाँ की जो सड़कें थी, वहाँ की जो भी, मतलब उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उन्होंने बनवाए थे ना, उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाना शुरू किया। उसे तोड़ते हुए, एकदम बिखेरते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये चीज़ें आपके पास तो थी नहीं, हम ही ने तो डेवलप की हैं, तो हमारी चीज़ें हम क्यों छोड़ के जाएं, हम ख़राब करके जाएंगे। वो होता है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो बस वो खेलने नहीं दे रहे थे। तो बस उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तोड़ते फोड़ते जा रहे थे। यहाँ पे क्या होता है कि जब उसकी बात को लेके गांधी जी को ये विचार आता है कि जिस तरह से वो नुकसान पहुँचाते हुए दक्षिण पूर्व एशिया को जा रहे हैं, अगर वो उस तरह नुकसान हमें पहुँचाते चले जाएंगे, हमारे इंडिया को पहुँचाते जाएंगे, तो हमारी तो ये स्थिति ही नहीं है कि हम वापस अपने आप को संभाल सकें, क्योंकि हमारा तो खून पी चुके थे ना अंग्रेज़ पहले ही, बचा ही क्या था हमारे पास, पैसों से हमें लूट चुके थे, कुछ भी रह नहीं गया था। तो फिर अब अगर जाएंगे और सब तोड़ ताड़ के जाएंगे तो हम किसी लायक नहीं बचेंगे। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि क्यों ना जहाँ से वो जाने का प्लान बनाए उससे पहले हम उन्हें भगा दें यहाँ से। तो नेहरू जी से उन्होंने कहा कि चलो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं और उन्हें भगाने का काम करते हैं।
बस यहीं से अब आएगा मज़ा। अब पहले होता क्या है कि इसके पहले जस्ट पहले ना फ्रेंड्स, कांग्रेस की अधिवेशन आपको पता होगा मैक्सिमम दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में ही हुआ करता था हर साल। तो अब चूँकि एक अधिवेशन बीत चुका था तो नेहरू जी परेशान थे कि अधिवेशन तो बीत चुका है, फिर लोगों को कैसे कलेक्ट करके कैसे लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। गांधी जी नाराज़ हो गए। इसी बात पे गांधी जी ने एक लाइन कही थी, इस लाइन को आप नोट करिएगा। गांधी जी ने कहा कि मैं भारत की बालू से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ। मतलब तुम कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने की बात कर रहे हो, मैं तो भारत की बालू से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ। देखिए एटीट्यूड, देखिए बापू का। नेहरू जी डर गए। नेहरू जी ने तुरंत जो है एक नया अधिवेशन बुलाया कांग्रेस का। कहाँ बुलाया? बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान, यहाँ इन्होंने बुलाई और यहीं से हमने शुरू किया, कहा कि अब हम भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हैं। और हमने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर दिया। ठीक है, यहाँ ये बातें ख़त्म हुई। फ्रेंड्स, इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो यहाँ पॉइंट्स में मैं लिखना शायद मैं भूल गई या फिर मुझे समझा देना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद क्या होता है ना, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था फ्रेंड, 9 अगस्त 1942 को शुरू होना था। आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं जो शत्रुओं का साथ देते आए हैं। जिस दिन बम्बई ग्वालियर टैंक में ये चीज़ें डिसाइड हो रही थी कि हम 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे, उस दिन वहाँ बैठे किसी अंग्रेज़ों के मुखबिर ने जाकर अंग्रेज़ों तक ये बात पहुँचा दी कि 9 अगस्त को ये चीज़ डिसाइड हुई है। अंग्रेज़ों ने क्या किया, 8 अगस्त रात 12 बजे इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट कर दिया। ये क्या था ऑपरेशन 0 आवर? इसे गौर से सुनिएगा। 8 अगस्त 1942 की रात को ये शुरू हुआ था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा अगर हमें ये भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा है उसे रोकना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेना होगा। इन्होंने यही किया। इन्होंने 8 अगस्त की रात, दिमाग देखिए, ना बहुत पहले ना बहुत बाद, सुबह आंदोलन होना है, रात 12 बजे सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। मतलब जो मेन नेतृत्वकर्ता लोग थे वो भी हो गए अरेस्ट। अब क्या होगा? अब आप सोचिए, अब जाहिर सी बात है जब इस तरह का कुछ होगा तो फिर आंदोलन कैसा होगा? आंदोलन हो गया नेतृत्व विहीन। ठीक है, कभी कभी मेंस के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये चीज़ पूछ देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन क्यों कहा गया? इसी वजह से कहा गया क्योंकि जब बड़े नेता जिन्होंने आह्वान किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, जब वही जेल में चले गए, जब वही नेतृत्व करने के लिए नहीं रह गए, तो जाहिर सी बात है कि नेतृत्व विहीन आंदोलन हो गया। जब नेतृत्व विहीन आंदोलन हुआ ना, तो वो आंदोलन शुरू तो हुआ लेकिन उस तरह से उतने अच्छे तरीके से नहीं सफल हो पाया जितने तरीके से उसे होना था। अगर अभी आप कोई चीज़ की प्लानिंग आप कर रहे हो, जैसे आपने कुछ निश्चित किया कि हाँ कल जो है हम घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, हम पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर आपने 10 जगह की लिस्ट अपने पास तैयार रखी है। आपने लोगों से ये तो बताया कि कल हम यहाँ जाने वाले हैं, लेकिन आपको मेन टाइम पे आपको ही गायब कर दिया गया।
अब वो लोग जाने का उनका मन है, वो जाएंगे तो ज़रूर, पर क्या वो उसी तरह जाएंगे जैसे आप ले जाने वाले थे? जहाँ आप सबसे पहले जाते क्या वो भी वहीं पहले जाएंगे? ना, वो भीड़ बिखर गई है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया नेतृत्व विहीन। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था ना गांधी जी ने, उस टाइम ही गांधी जी ने अपना ये नारा दिया था, करो या मरो का। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के तहत दिया था, ठीक है। और यहाँ ये चीज़ भी आप नोटिस करिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति ये दोनों एक ही शब्द हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर अगस्त क्रांति के नाम से पूछते। अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति दो अलग चीज़ें होती हैं। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे पास भेजा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मनाने के लिए कि युद्ध में साथ दो, जबकि अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन थी जो हम उन्हें भगाने के लिए कर रहे थे। एक मनाने के लिए था, एक भगाने के लिए था, दोनों का अंतर समझिए आप, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि जब ये नेतृत्वहीन आंदोलन हो जाता है तो उसके बाद फिर वहाँ से एक दूसरा वायसराय आता है। ये आता है 1943 में। कौन आता है? वेवेल आता है नया वायसराय बन के। अब ये आएगा, ये क्या करेगा? ले आएगा वेवेल प्लान, जाहिर सी बात है। वेवेल प्लान ये जब आते थे ना, ये कोई वायसराय आता था तो वो अपने नाम का एक प्लान लेके आता था। वो अलग बात है कि हम उनके प्लान की ऐसी तैसी कर देते थे। आता है वेवेल प्लान, देख रहा था कि अगस्त प्रस्ताव फेल हो चुका, क्रिप्स मिशन फेल हो चुका, लेकिन फिर भी मुँह उठाए चला आया, चलो आया तो ठीक है, अब देखते हैं इसके साथ क्या करना है। लेके आता है वेवेल प्लान। इस वेवेल प्लान को, अच्छा ये आता है वेवेल प्लान जो आया था, ये आया था 4 जून 1945 को। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें 4 बातें इम्पॉर्टेंट थी वेवेल प्लान में। पहली बात ये थी कि वायसराय की जो परिषद थी उसमें वायसराय और मुख्य सेनापति इन दो लोग को छोड़ दिया जाए तो सभी भारतीय होंगे। लाया बापू लाया। अब लालच देने के लिए वेवेल प्लान में ये ले आता है, ये बोलता है चलो अब हमारी जो परिषद है वायसराय की, इसमें हम, जो मैं वायसराय हूँ और जो मेरा मुख्य सेनापति होगा, उसके अलावा जो लोग होंगे ना वो आप में से होंगे। मंजूर है? आगे चलो, इसने ये चीज़ रखी नेशनल कांग्रेस के पास। फिर बात की मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग से कहते हैं परिषद में जितने हिंदू होंगे ना, हम उतना ही आप में से भी रखेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि वायसराय और मुख्य सेनापति के सिवाय सब हिंदू ही होंगे। हम जितने हिंदू रखेंगे उतने मुस्लिम भी रखेंगे। खुश हो? चलो आगे बढ़ो। तीसरा कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है ना, हम उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। चौथा कहता है कि इन सब बातों के लिए आप शिमला आइए, आप दोनों पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, हम शिमला में इसके बारे में समझौता करेंगे। अब यहाँ आ गई बात, फंस गई। अब इन्हें ये समझ में आ गया कि अपनी बातों में लेने के लिए अब अपनी बातें मनवाएगा और अपने मन का करेगा। यही आगे बात अटक जाती है। अब आप एक चीज़ मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहाँ जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए ना, ये चारों बस सुनने के पॉइंट्स नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप उन्हें 1 2 3 4 करके नोट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप उन्हें प्लीज़ नोट कर लीजिए। 4 बातें वेवेल प्लान के तहत आई थी। पहली कि वायसराय की परिषद में वायसराय और मुख्य सेनापति के अलावा सभी भारतीय होंगे। दूसरी बात, परिषद में जितने हिंदू सदस्य होंगे उतने ही मुस्लिम सदस्य भी होंगे। तीसरी बात कि भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया जाएगा। और चौथी बात कि इन सब चीज़ों के लिए शिमला समझौता किया जाएगा। ये चारों पॉइंट्स को लेकर शिमला समझौता होता है 25 जून 1945 को। डेट याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 25 जून 1945 से लेकर ये चलता है, लंबा चलता है। 25 जून 1945 से 14 जुलाई तक चला था ये, ठीक है। तो इतने दिनों तक शिमला समझौता चलता है। दोनों पार्टीज़ जाती हैं, मिलती हैं,
बात होती है, सारी बात के बाद कांग्रेस से पूछा जाता है आप सारे समझौते ये जो 4 पॉइंट्स रखे गए थे, इन 4 पॉइंट्स के लिए आप तैयार हैं? कांग्रेस ने कहा पूर्ण स्वराज दोगे, संविधान सभा बनाने दोगे? बोले ये तो अभी नहीं हो पाएगा। बोले तो हटो, फिर साइड हटो। मुस्लिम लीग से पूछते हैं बताओ, कहते पाकिस्तान दोगे? इनकी वहीं फंसी पड़ी थी, एक ही जगह पे फंसे थे ये कब से। पूछा पाकिस्तान दोगे? बोले नहीं हो पाएगा अभी, सीट दे तो रहे हैं आपको हिंदुओं के बराबर। बोले तो फिर हटो, चलो बात ही नहीं करनी, समय नहीं है हमारे पास। शिमला समझौता हो गया फेल। ठीक है, ये आपका शिमला समझौता फेल हो जाता है। अब इसके बाद आएगा आपका कैबिनेट मिशन। फ्रेंड्स यहाँ ये आप देख रहे हैं, इस पे मैंने बॉर्डर लगाए हैं। ठीक है, ये जो बॉर्डर में कैबिनेट मिशन है, इसका रीज़न आप जानते हैं? हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, देखिए इतने पॉइंट्स हमने इधर पढ़े, इधर इतने पढ़े। ये कैबिनेट मिशन ही कलरफुल क्यों है? क्योंकि यही एक ऐसा मिशन था जिसके बाद संविधान सभा को मान्यता मिलेगी। अब हमारी संविधान सभा बनेगी। होता क्या है फ्रेंड, जब शिमला समझौता फेल हो जाता है तो शिमला समझौता के फेल होने के बाद उधर ब्रिटेन में ना इलेक्शंस हो रहे थे। ब्रिटेन के इलेक्शंस में क्या होता है कि एटली पीएम बनते हैं, एटली बनते हैं पीएम। ये ना लिबरल पार्टी से थे, ये ध्यान रखिएगा, लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, बड़े उदारवादी प्रकृति के इंसान थे ये। तो होता क्या है, हाँ सॉरी, ये बड़े उदारवादी प्रकृति के इंसान थे सारे। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा सारे प्लान्स फेल हो ही चुके थे, तो इन्होंने कहा कि लाओ हम कुछ अपनी तरफ से ले आते हैं। इन्होंने उस टाइम 1946 के समय ना फ्रेंड्स, ये इंटरेस्टिंग बात है, आप उनके बारे में जानिए कि इन्होंने 1946 में संसद में कहा था कि भारतीयों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। आप सोच सकते हैं कोई ब्रिटिशर्स भारतीयों के बारे में उस समय अगर ऐसी बात बोलता था तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही उदारवादी रहा होगा। क्योंकि इनके पहले चर्चिल थे। चर्चिल को तो आप जानते ही होंगे, चर्चिल की क्या हालत थी। 1945 के पहले के टाइम था ये, 45 में तो एटली आ गए। चर्चिल हमेशा से ही भारतीयों के खिलाफ था, तो हमें आदत पड़ी थी चर्चिल जैसों को झेलने की। आया एटली बहुत ही उदारवादी। एटली ने क्या किया कि एटली ने ही ये डिसाइड किया कि अब कैबिनेट मिशन लाया जाएगा। तो आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य आते हैं, जिसमें से 3 सदस्य आते हैं, जिसमें से पैथिक लॉरेंस ये मेन सचिव थे, यही सबसे मुख्य इंसान थे इसमें। ठीक है, सेकंड आते हैं ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, और तीसरे आते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये 3 लोग आते हैं कैबिनेट मिशन को लेके। अब इस कैबिनेट मिशन से इसके आगे की चीज़ें हम अब समअप करते हैं इसको फ़िलहाल, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो फ़िलहाल इतना जानिए कि ये 3 लोग जो आते हैं ना, इन्होंने ही ये डिसाइड किया था कि चलो अब ये कैबिनेट मिशन के तहत हम भारतीयों को किसी ना किसी तरह मना लेंगे। इसमें जो पैथिक लॉरेंस थे ना, इन्होंने ही उस टाइम जिन्ना को समझाया था। जिन्ना से इन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान बंद करो, हम आपको आइडिया बताएंगे जिससे कि यहाँ की जो संविधान सभा होगी उसमें आप मैक्सिमम सीटें जीत लेंगे और आप संविधान अपना बना लेंगे। अब ये सोचो ना कि जब संविधान में जब मुस्लिम लीग ही ज़्यादा रहेगी सीट्स पे, तो संविधान भी आपके अनुसार बनेगा, और जब संविधान आपके अनुसार बनेगा तो आपको ज़रूरत क्या है अलग देश की? बना लो अपने हिसाब से इस देश को, इसी को पाकिस्तान बना लो। बस यही इंटरेस्टिंग बात बोलकर उन्होंने जिन्ना को बोतल में उतार लिया।
ठीक है फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। आप इन चीज़ों को दोबारा से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, उसके नोट्स बनाइए, नोट्स का रिवीजन करिए। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी, इवन 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको बिना ऑब्जेक्टिव टाइप जो आंसर्स आते हैं आपको, बिना उसके आपको आते होंगे। और रही बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कभी कभी पढ़ने के बाद भी नहीं आते, वो सबके लिए टफ होते हैं। मैं आपको ये झूठी दिलासा नहीं देने जा रही कि हाँ आप इसे पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी वहाँ जो बैठा है ना, उसे पता है कि सारे आ ही जाएंगे, तो फिर बात ही क्या है। तो फ़िलहाल आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। मैं कल क्लास में एक बार फिर से शुरुआत के 5-7 मिनट में इन सारी चीज़ों को समअप करूँगी, एक बार रिवीजन करवाऊँगी आपका, और उसके बाद ही आगे बढ़ूँगी। तो आप अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, बढ़िया से पढ़िए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे का हम मॉक टेस्ट भी कर लेते हैं। मैंने ये 2 अलग वीडियोस बनाकर और उसके बाद उन्हें ऐड कर दिया ताकि आपको एक ही जगह पे ये चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं। कल से मैं कोशिश करूँगी कि साथ में ही दोनों हो जाएं। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे लगता है आप इसको इजीली कर पाएंगे अगर आपने क्लासेस अच्छी से समझी होंगी और सच में उसे लिखकर अच्छे से पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, एक टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि आप जब क्लासेस लेते हो और उसके बाद जब उन्हें पढ़ के आप रिवीजन करते हो ना, तो आप एक बार सोने से पहले, रात में सोने से पहले आप जब बेड पे लेटते हो, उस वक्त उन चीज़ों को आंखें बंद करके मेमोराइज़ करने की कोशिश किया करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरी नोट्स आपको मेमोराइज़ हो रही है उस टाइम, लेकिन अगर आपको 10 में से 5 चीज़ें भी मेमोराइज़ होती हैं ना, तो वो आपके लिए अच्छी हैं। वो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये करते करते आपकी हैबिट में आ जाएगा। और फ्रेंड, ट्रस्ट मी, ऐसा होता है कि वो चीज़ें फिर ज़बान पे आ जाती हैं, मत्थे पे छप जाती हैं, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी और तरीके से समझने की। और कुछ नहीं रटना है, कुछ भी। एक बात बताइए, मैंने आपको इतनी चीज़ें समझाई कि अगस्त प्रस्ताव क्या कैसे हुआ, अभी क्वेश्चन करेंगे आप, आपको खुद पता चलेगा। क्या आपको रटवाया मैंने? कुछ नहीं रटवाया। चीज़ों को एक कहानी की तरह बताती चली गई हूँ और आप सुनते चले गए। चलो, एक बार में ना सही, हो सकता है एक बार और सुनेंगे, तब तो रट जाएगा। और नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको 2 बार रटने की। आप एक बार पढ़, वीडियो में देखो, उसके बाद आप अपनी नोट्स को पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा, पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया था, जहाँ तक मुझे लगा, फिर भी मैं क्वेश्चन में ले आई ताकि जब क्वेश्चन में आए तो एटलीस्ट आपके, मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस ले आऊँ जो आप देखें और आप खुश हो जाएं कि अरे मैम ने यही तो बताया था और देखो ना मुझे आता है। मुझे अपनी भी गलतियाँ यहाँ पता चलती हैं। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गई हूँ, मैंने नहीं दिया, तो मैं उसे क्वेश्चन के फॉर्म में दूँगी ताकि आपसे एग्ज़ाम में कुछ मिस ना हो। यहाँ बहुत ऑनेस्टली क्लासेस हो रही हैं, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप इसको देखेंगे और आप भी इसे पसंद करेंगे। चलिए, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं आपको बता देती हूँ, हुआ क्या था कि 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ठीक है, यहाँ पे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, ये सब मत ऑप्शन में दीजिएगा। आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में, भले ही उस टाइम कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और ये सब चीज़ें थी, लेकिन और उसके पहले भी हम संविधान सभा की मांग करने शुरू हो गए थे, लेकिन जो स्वराज पार्टी थी ना, इन्होंने 1924 में ही मांग कर ली थी कि हमें हमारा संविधान सभा हमारी होनी चाहिए जो हमारा संविधान बनाएगी। हालांकि उस टाइम उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कोई डेट नहीं लिखी है, हालांकि मैंने आपको जब बताया था डीप में तो आपको डेट भी बताई थी, पर फिलहाल एग्ज़ाम्स में भी डेट नहीं पूछते, ऐसे ईज़िली तो नहीं ही पूछते हैं, कभी रेयर पूछते हैं तो बात अलग है। आप चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। कल मैंने आपको बताया था
कि 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला था शिमला समझौता, यानी ऑप्शन सी। शिमला समझौता आपका उसी टाइम हुआ था जब आया था ना, वेवेल आया था, वो 4 अच्छे ऑप्शंस लेकर आया था कि वायसराय की परिषद में वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर सब भारतीय होंगे, जितने हिंदू होंगे उतने मुस्लिम होंगे, और भारत छोड़ो आंदोलन के जो गिरफ्तार नेता लोग थे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और आओ शिमला में मिलो तो एक समझौता करते हैं। तो वही जो शिमला समझौता हुआ था ना फ्रेंड्स, वो हुआ था 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला था। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप भी देखते रहिएगा, आपको अगर कोई आंसर पता हो तो प्लीज़ आप मुझे बाद में कमेंट में बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। अब देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0R ऑपरेशन क्या था। ऑपरेशन 0R कल मैंने आपको बताया था कि क्या था। ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग का पहली बार पाकिस्तान के लिए मांग करना। ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन की पहले वाली रात को भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया जाना। ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन का भारत आने की सूचना देना। और ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का इस्तीफा देना। फ्रेंड्स, इसमें से अगर आपको पता है तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता हो मैं उन्हें भी बता देती हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन जब डिसाइड हुआ था ना 9 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन जब हमने डिसाइड किया कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं 9 अगस्त को, तो किसी मुखबिर ने जाकर सूचना दे दी थी। उसने कह दिया था, तो जब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक रात पहले 8 अगस्त 1942 की रात को 12 बजे उन्होंने ऑपरेशन 0R शुरू कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने हमारे सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर दिया था। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, इसी कालक्रम के अनुसार लगाना है। माफ़ी चाहूँगी, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगी, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप ऑप्शन में मुझे आंसर बताएं। मैं इसे बता सकती हूँ, बट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा क्वेश्चन भी बताने की ज़रूरत है। आप इसे देखिएगा, अगर आपको ये समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, इसका आंसर पता चलता है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और उन लोगों को जिन्हें मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने नहीं क्लास को ध्यान से देखा या नोट्स नहीं बनाया या जो भी है, अगर उन्हें नहीं पता है तो प्लीज़ जाइए, उसे अच्छे से देखिए, समझिए। और चीज़ों मैं बोल रही हूँ ना कि आप मुझे कुछ समय दीजिए, 10 से 15 दिन का समय दीजिए। 10-15 दिन के अंदर आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ें रटने की नहीं है, समझने की है। और पॉलिटी हर साल पढ़ने की चीज़ नहीं है, एक बार पढ़ी जाती है, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है। एक बार पढ़ो और साल भर आराम से एग्ज़ाम दो, जो एग्ज़ाम हो दो। देखूँ, मैं भी देखूँ कि पॉलिटी के कौन से क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए गौर से, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिनके आंसर सही होंगे मैं कल आपको बताऊंगी कि किन लोगों ने सही जवाब दिए, मैं उनका नाम लेके बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। ये कल मैंने आपको नोटिस करवाया था उस टाइम कि इस क्वेश्चन को गौर करिएगा आप। तो कब दिया था? चंपारण आंदोलन के दौरान, जलियांवाला बाग कांड के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या 1857 की क्रांति के दौरान। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर है, मैं आपको सही आंसर बताऊं तो सॉरी, इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जिस समय गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आह्वान किया था ना, उसी वक्त उन्होंने कहा था, 2 चीज़ें उन्होंने बोली थी, एक करो या मरो, और दूसरा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि मैं भारत की बालू से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ। ये दोनों लाइन इन्होंने इसी के टाइम बोली थी। इसको साथ में लिखिएगा, साथ में याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि 31 दिसंबर 1929 की रात जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। ठीक है, फहराया था ना झंडा इन्होंने।
रात 12 बजे। और उसी टाइम कहा था इन्होंने कि 30 जनवरी को, अरे सॉरी 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो बस यही हुआ था। इन्होंने ही, जवाहरलाल नेहरू ने ही 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उसी अध्यक्षता के तहत ही ये सारी घटनाएं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था। फ्रेंड्स ये कल हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कहाँ हुआ था। ऑप्शन है साबरमती आश्रम गुजरात, पवनार आश्रम महाराष्ट्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपर्युक्त दोनों में से एक में एक साथ शुरू हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पवनार आश्रम महाराष्ट्र। आपको याद होगा मैंने बताया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये कि 17 अक्टूबर 1940 को ये शुरू हुआ था। दूसरा, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। तीसरा, इसके 2 सत्याग्रही थे। पहले नंबर पे थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। बस इतनी ही चीज़ें आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह से याद रखनी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस ना अभी आपके पॉलिटी के नहीं चल रहे हैं, ये बीच बीच में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, लेकिन ये लिंक्ड है पॉलिटी से ही। आप बाद में जब पॉलिटी में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये पॉलिटी से ही लिंक्ड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। अब ये तो मुझे नहीं लग रहा मुझे बताने की ज़रूरत है, और अब बताने की ज़रूरत अगर पड़ रही है ना तो हाथ जोड़ती हूँ मैं आप लोगों के कोई नहीं, चलो मैं बताती हूँ, मेरा तो काम ही है यही, बट अच्छा लगेगा अगर आप रिप्लाई करेंगे तो। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार मनाया था, ये पहला हमारा था। ठीक है, नेक्स्ट, द्वितीय सत्याग्रही कौन था। फ्रेंड यहाँ द्वितीय थोड़ा गलत लिख गया है, उसको माइंड नहीं करना है। द्वितीय का मतलब द्वितीय से है। द्वितीय सत्याग्रही कौन था। यहाँ मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 सत्याग्रही थे। पहला विनोबा भावे थे, ये गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने इन लोगों को मनोनीत किया था। पहला विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया था। इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी आपको, उस कहानी के द्वारा अब तो याद होना चाहिए किसके द्वारा मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, या स्वराज पार्टी के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग ने ही मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस ने दे दिया था इस्तीफ़ा। क्यों दिया था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि भारत हमारे साथ युद्ध में शामिल हो रहा है। नाराज़ होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दिया, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दिया तो मुस्लिम लीग वाले ऑलरेडी पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक रोड़े का काम कर रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग उसी दिन मुस्लिम लीग खुश होकर उन्होंने मुक्ति दिवस मनाना शुरू किया था। रही बात स्वराज पार्टी की, तो स्वराज पार्टी के बारे में आज हमने सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ा है कि स्वराज पार्टी ही थी जिसने 1924 में सबसे पहले संविधान सभा के विचार को व्यक्त किया था। दैट्स इट फ्रेंड्स, हमारे सारे क्वेश्चन, आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन थे। अगर आपने, सच बता रही हूँ, अगर इसमें आपने 5+ क्वेश्चन सही किए हैं तो आप एक अच्छे और गंभीर स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर 5+ नहीं है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि अगर आप 10 से 15 दिन मेरे साथ बने रहेंगे, उसके बाद मुझे आपको रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है और आपके पढ़ने का तरीका क्या है। आप अपनी प्रॉब्लम्स, अगर आपको मेरी वीडियो में या मेरी बातों में कहीं भी कोई परेशानी दिखे तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि उसे सिर्फ तारीफ़ें अच्छी लगती हैं,
तो तारीफ़ें मुझे भी अच्छी लगती हैं। अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके फ़ायदे में कहीं भी कोई चूक हो रही है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे 100% सुधारने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए चलिए, अभी आप रिवीज़न करिए, अच्छे से पढ़ी रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। कल हम करेंगे संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के बारे में आगे अब चीज़ें शुरू होंगी। संविधान का निर्माण कैसे होगा, अभी देखिएगा, अभी तो पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग होनी है, अभी तो बस शुरुआत है। आज की क्लास तो बस एक इंट्रोडक्शन क्लास टाइप की थी। असली मज़ा तो आपको कल से आने वाला है, जब हम पॉलिटी में जाएंगे और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और पीएम और सीएम ये सब पढ़ेंगे, तब तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय।